हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्री विजन में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि हमारी एग्री विजन जो टॉपर बैच की सीरीज चल रही है और हम लोग यहाँ पे जंतु विज्ञान का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए और जो भी बच्चे 12th एग्रीकल्चर में हैं तो उनको एक बार ज़रूर बताएं कि जंतु विज्ञान की लाइव क्लासेस चल रही, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत कम फीस में। तो आप लोग जल्दी से सभी लोग क्लास को देख सकते हो और आपको बहुत ही अच्छी लगेगी क्लास को करने में। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि जंतु विज्ञान का वर्गीकरण चैप्टर का नाम है। क्वेश्चन है संघ एनिलिडा के प्रमुख लक्षण लिखिए। क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में 2 नंबर में कि संघ एनिलिडा के प्रमुख लक्षण लिखिए। तो आप क्या बताओगे? तो आप बताओगे कि संघ एनिलिडा के जो प्रमुख लक्षण होते हैं, अधिकतर जलवायु कुछ स्थलीयों बिलों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मतलब कहाँ पर रहते हैं? या तो वो जमीन के स्थल पर रहेंगे, जमीन पर, या बिल में रहेंगे। और कुछ अन्य सहजीवी या परजीवी भी होते हैं। अच्छा, परजीवी वो होते हैं जो दूसरे पर आश्रित होते हैं, मतलब दूसरे की बिल में बनाकर रहने लगे आगे, दूसरे पर के भोजन पे आश्रित होना। इसका शरीर लंबा होता है, त्रिजनन स्त्री होता है, द्विपार्श्व होता है। अब ये चीज कहोगे भैया ये चीज तो मुझे नहीं समझ में आ रही, त्रिजन स्त्री की। जब एनिलिडा के अंदर हम लोग केचुआ पढ़ाएंगे, वो केचुआ किसका संघ का? एनिलिडा का, तब आपको समझ में आएगा क्या होता है। तो अभी के लिए देखिए, इसका शरीर लंबा होता है, त्रिजन स्त्री होता है, द्विपार्श्वी होता है, सम्मित होता है, खंड युक्त होता है, प्रगही होता है। क्या बोला हमने? इसका शरीर त्रिजन स्त्री होता है। पॉइंट नंबर 3 पे हम लोग चलेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता? प्रत्येक खंड में काइटिन के सूख पाए जाते हैं जो प्रचलन में सहायता करते हैं। क्या बोला? प्रत्येक खंड में काइटिन के सूख पाए जाते हैं जो प्रचलन में सहायता करते हैं। क्लास नंबर नेक्स्ट इसका पार्ट रुधिर परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता। कोई आपसे पूछे एनिलिडा के जंतुओं में रुधिर परिसंचरण तंत्र कैसा होता है? तो बंद प्रकार का। यहीं पे क्वेश्चन बन जाएगा, केचुए में रुधिर परिसंचरण तंत्र किस प्रकार का होता है? तो क्या बताओगे? बंद प्रकार का होता है। तो श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन रुधिर प्लाज्मा में क्या होती है? घुली रहती है। क्या हमने बोला? श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में कैसी होती है? घुली रहती है। आगे देखिए, संघ इकाइनोडेमेटा के प्रमुख लक्षण। तो इकाइनोडेमेटा के प्रमुख लक्षण में संघ के सभी जंतु कैसे होते हैं? समुद्रवासी होते हैं। जो समुद्रवासी का मतलब होता है जैसे डॉल्फिन हो गए, सार्कोडेना हो गया, ये सब कहाँ रहते हैं? हमारे समुद्र के अंदर रहते हैं। तो इकाइनोडेमेटा के जो सभी जंतु होते हैं कहाँ पे पाए जाते हैं? आपसे कोई पूछे तो आप बताओगे समुद्रवासी होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, जंतुओं का शरीर कैसा होता है? त्रिजन स्त्री होता है, प्रगही होता है, अर्धसम्मित होता है। कैसा होता है? अर्धसम्मित होता है, 5 खंडी होता है। क्लियर हुई ये वाली बात? जंतुओं का शरीर त्रिजन स्त्री, प्रगही, अर्धसम्मित और पंचखंडी होता है। पॉइंट नंबर 3, गमन हेतु पादाप नाल पादों युक्त जल संवाहन तंत्र क्या होता है? इसमें उपस्थित होता है। क्या आपने बोला? गमन हेतु पादाप या जल पदों से युक्त होकर जल संवाहन तंत्र में उपस्थित होते हैं। आगे देखिए आप लोग, पॉइंट नंबर नेक्स्ट है, जंतुओं में टूटे या नष्ट भागों को पुनः विकसित करने की अद्भुत क्षमता होती है। आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे? इस वर्ग के जंतुओं में या इनका कोई भाग टूट जाता है तो उसमें क्या होता है? विकसित करने की अद्भुत क्षमता होती है। क्लियर हुई ये वाली बात? आगे देखिए, संघ आर्थ्रोपोडा के प्रमुख लक्षण। और जो भी नोट्स बनाए इनको व्हाइट पेज पे बनाओगे तो बहुत ज्यादा और अच्छे लगेंगे नोट्स को लिखने में, क्योंकि इससे राइटिंग अच्छी आती है। कॉपी वाली पे राइटिंग इतनी अच्छी नहीं आएगी आपको,
तो कोशिश करो जितने वाइट पेज वाली जो 4 शीट वाले नोट्स बना लो, उन पे अच्छा बनेगा। ये नोट्स ऐसे हैं आपकी पूरी बीएससी में काम आएंगे। इसके अलावा जो अगर बीएससी में जंतु वर्गीकरण आपका टॉपिक है तो इसको पढ़ लोगे, आपका काम हो जाएगा। तो अगर जो बच्चा 12th 11th के नोट्स सेव करके रखता है उसको बीएससी में आधे नोट्स बनाने ही नहीं पड़ेंगे। संघ आर्थ्रोपोडा के प्रमुख लक्षण, क्योंकि पूरी जो जंतु विज्ञान है, जियोलॉजी है, आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी जब आप जेनेटिक्स पढ़ोगे उसमें पूरी कोशिका पढ़ोगे, सूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, माइटोसिस, मियोसिस, पूरा सब पढ़ोगे। तो इसके लिए आप अभी से अगर सेव करके लेके जाओगे तो आपको हर सेमेस्टर में, और ऐसा नहीं कि एक फर्स्ट में है, थर्ड सेमेस्टर में माइक्रोबायोलॉजी में भी है, 4-5 सेमेस्टर में आपको यही चीज पढ़नी पड़ेगी। तो आप अगर अभी से सेव करके रख लोगे तो ज्यादा फायदा है। संघ आर्थ्रोपोडा के प्रमुख लक्षण, जंतुओं का शरीर संदिग्ध उपांग पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? संदिग्ध। जंतुओं के शरीर पर क्यूटिकल का बना बाह्य कंकाल होता। क्वेश्चन आता है आर्थ्रोपोडा के प्रमुख जंतुओं के बाह्य कंकाल किसका बना होता है? तो आप क्या बताओगे? क्यूटिकल का बना होता है। इसमें समय समय पर निर्मोचन की क्रिया होती रहती है। आप लोग कमेंट करके बताना निर्मोचन किसे कहते हैं। समय समय पर निर्मोचन की क्रिया होती रहती है। आगे देखिए, जंतुओं के शरीर द्विपार्श्वी, सममित, त्रिजन स्त्री और विखंडी रूप में शाखंडी होते हैं। क्या बोला? जंतुओं के शरीर द्विपार्श्व, सममित, त्रिजन स्त्री, खंडी के रूप में शाखंडी होते हैं। श्वसन क्रिया शरीर की सतह पर होता है। श्वसन नालियों अथवा पुष्ट फुफ्फुसों द्वारा संपन्न होता है। किसके द्वारा? श्वसन क्रिया जो शरीर की सतह पर और श्वसन नालियों द्वारा अथवा फुफ्फुस द्वारा संपन्न होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संघ निम्टोड के प्रमुख लक्षण लिखिए। तो निम्टोड के प्रमुख लक्षण देखिए आप लोग। जंतुओं का शरीर कैसा होता है? लंबा होता है, बेलनाकार होता है, खंडित होता है, क्रम सदृश होता है, द्विपार्श्व सममित होता है और दोनों सिरों पर नुकीला होता है। क्वेश्चन आता है कि किस संघ के जंतुओं का शरीर दोनों सिरों पर नुकीला होता है? क्या बताओगे? निम्टोड संघ के प्रमुख जंतु का इसका क्या होता है? दोनों सिरों पर नुकीला होता है। शरीर पर मोटी क्यूटिकल की आवरण पाया जाता है। तो निम्टोड वर्ग के जंतुओं पर कैसी आवरण पाया जाता है? क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। आगे देखिए, ये लैंगिक द्विरूपता दर्शाते हैं। ये क्या करते हैं? लैंगिक द्विरूपता को दर्शाते हैं। क्लियर हुई वाली बात? ये लैंगिक द्विरूपता को दर्शाते हैं। संघ के अधिकांश जंतु बाह्य अथवा अंतःपरजीवी होते हैं। संघ के अधिकांश जंतु कैसे होते हैं? बाह्य अथवा अंतःपरजीवी होते हैं। विभिन्न प्रकार के रोग फैलाते हैं। क्या करते हैं? ये विभिन्न प्रकार के रोग फैलाते हैं। क्लियर हुई वाली बात कि संघ के अधिकांश जंतु बाह्य तथा अंतःपरजीवी। अच्छा, अंतःपरजीवी किसे कहते हैं? बाह्य परजीवी किसे कहते हैं? अगर आपके पेपर में एक क्वेश्चन आता है कि अंतःपरजीवी और बाह्य परजीवी, तो पहले तो हम लोग टॉपिक नंबर बनाए क्या? परजीवी किसे कहते हैं। तो क्या बताओगे? परजीवी वो होते हैं जो अपना भोजन दूसरे पर आश्रित होते हैं, दूसरों से ग्रहण करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। अब परजीवी इज द 2 टाइप्स हो जाएगा। एक क्या बताओगे? अंतःपरजीवी, एक हो गया बाह्य परजीवी। अंतःपरजीवी वो होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं। जैसे स्केरिस हो गया। स्केरिस कहाँ पाया जाता है? हमारे शरीर के अंदर भोजन ग्रहण कर लेता। अगर हम नहीं खाएंगे तो वो नहीं खा पाएगा। बाह्य परजीवी में खटमल हो गया। खटमल मतलब जूं। जानवरों के जूं होते हैं, इंसानों के शरीर पर जूं होते हैं, तो वो क्या है? बाह्य परजीवी है। तो हमारे लोगों के शरीर पर अगर हम तेलों में कुछ मालिश वालिश ना करें, तेल क्रीम, तेल फेस वॉश ना दें, तो क्या होगा? रखे वो अपना पोषण कहाँ से लेंगे रखे? तो वो कैसे हमारे हैं? बाह्य परजीवी है। वो किस पे आश्रित है? हम पे आश्रित है। और आप टकला करा डालो फिर कहाँ रहेंगे बेचारे? मर जाएंगे। तभी देखना किसी किसी लड़कियों के कितने सारे होते हैं। हाँ, संघ प्लेटी हेलमिंथेज के प्रमुख लक्षण लिखिए। मैंने देखा है शहरों में कोई कोई लड़कियां होती हैं, तो उनके जो एक दिन मैंने देखा, मतलब एक गली में एक लड़की बैठी, कंघी लेके इतने सारे बाल खींचे
और मतलब जो खटमल इतने सारे मग्गे में भिगा रखे, तो वो कितने सारे। तो देखिए संघ प्लेट, हाँ हाँ, संघ प्लेटी एलिमेंट्रीज के प्रमुख, हाँ, के प्रमुख लक्षण लिखिए। तो देखिए इनका शरीर त्रिस्तरीय गठन अपनी प्रारंभिक अवस्था में होता है। शरीर कोमल, चपटा, द्विपार्श्व तथा 3 प्राथमिक जनन स्तरों का बना होता है। कितने का बना? 3 प्राथमिक जनन स्तरों का बना होता है। इसका शरीर का संगठन अंग स्तर का होता है। कैसा होता है? अंग स्तर का होता है। इसका शरीर जो होता है अंग स्तर का होता है। किसका होता है? अंग स्तर का होता है। आगे देखिए, जंतुओं की देह गुहा नहीं होती है। देहभित्ति और अंतरांगों के मध्य एक ठोस किंतु ढीला मृदु ऊतकी मध्य चर्मी एक ऊतक भरा रहता है। तंत्रिका तंत्र सरल होता है। क्या बोला? इसमें तंत्रिका तंत्र जो होता है कैसा होता है? सरल होता है। अधिकतर जातियां कैसी होती हैं? द्विलिंगी होती हैं। जनन तंत्र अधिक विकसित होता है। जनन तंत्र अधिक विकसित होता है। अंडे संख्या में बहुत अधिक पीत युक्त तथा खोल में बंद होते हैं। कैसे होते हैं? पीत युक्त और खोल में बंद होते हैं। अगला देखिए, जंतुओं में कंकाल, श्वसन तंत्र तथा परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। क्लियर हुई ये वाली बात? जंतुओं में कंकाल, श्वसन तंत्र तथा परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। जीवन चक्र परजीवी में प्राय 2 पोषदे मतलब होस्ट में पूरा होता है। जीवन चक्र परजीवों का कैसा होता है? 2 पोषदों में पूरा होता है। अगला आता है संघ स्तनधारी। हम लोग किसमें आता है? स्तनधारी के प्रमुख लक्षण। तो ये समतापी होता है। समतापी का मतलब होता है चाहे टेम्परेचर कम हो अधिक हो, सब में अपना क्या होता है? जीवन सरवाइव कर सकते हैं। इनका गर्म रुधिर वाले होते हैं। त्वचा पर बाल होते हैं। बिल्कुल सही बात। इसके अतिरिक्त बाह्य का रूप में नखर, सींग, खुर, पंजे होते हैं। मतलब बाह्य में हमारे नाखून होते हैं, जानवरों के खुर होते हैं, पंजे होते हैं। मादा में दुग्ध स्तरण करने वाली क्या होती है? दुग्ध ग्रंथियां होती हैं। जो मादा जानवर होते हैं उसमें दुग्ध स्तरण करने वाली क्या होती है? स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसका बाह्यकर्ण पाए जाते हैं। इसमें किस में पाए जाते हैं? एक्सटर्नल ईयर्स मतलब बाह्यकर्ण, कर्ण माने कान पाए जाते हैं। अब आता हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्राणियों के अध्ययन में वर्गीकरण का क्या क्या महत्व था? तो विभिन्न जीव जंतुओं को उनकी समानताओं तथा असमानता के आधार पर छोटे बड़े समूहों में विभाजित करने को वर्गीकरण कहते हैं। क्या बोला हमने? विभिन्न जीव जंतुओं को उनकी समानताओं तथा असमानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूहों में विभक्त करने को वर्गीकरण कहते हैं। क्लियर हुआ? वर्गीकरण से जंतुओं के अध्ययन में सुविधा रहती है। वर्गीकरण के जंतुओं से अध्ययन में सुविधा रहती है। अगला देखिए, वर्गीकरण से जंतुओं के विकास क्रम का ज्ञान प्राप्त होता है। वर्गीकरण के जंतुओं से उनका विकास का क्रम का ज्ञान प्राप्त होता है। अगला देखिए, वर्गीकरण के माध्यम से जंतुओं में पारस्परिक संबंधों एवं लक्षणों की जानकारी मिलती है। क्या बोला? पारस्परिक लक्षणों और जंतुओं की जानकारी मिलती है। वर्गीकरण के माध्यम से जंतुओं के जातिवृत्त मतलब कौन सी जात के हैं लक्षणों का अध्ययन में भी सुविधा मिलती है। क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में कि द्विनाम पद्धति किसे कहते हैं, इसके जनक कौन सा होता है, इसका क्या क्या महत्व है। तो देखिए, जीवों की नामकरण की द्विनाम पद्धति एक ऐसी वैज्ञानिक पद्धति है। क्या बोला? क्या बोला? जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति एक ऐसी पद्धति जिसके द्वारा किसी जीव का नाम अंतरराष्ट्रीय अध्ययन की सुविधा के लिए एक निश्चित विधि से जीव को वंश और जाति के नामों से विभाजित किया जाता है।
मतलब जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति एक ऐसी विधि है जिसमें क्या था, अंतरराष्ट्रीय अध्ययन की सुविधा बनाने के लिए उनको एक निश्चित विधि के अनुसार वंश और जाति में डिवाइड किया जाता है। पहला अक्षर वंश होता है, दूसरा अक्षर जाति होता है। जैसे इस पद्धति में क्रमशः वंश और जाति की संज्ञा के जीव के नाम के रूप में ले सकते हैं। जैसे मानव का नाम, हमारा तुम्हारा नाम क्या है, होमो सेपियंस होता है। तो होमो कैसा है, वंश है, और सेपियंस क्या है, इसकी जाति है। क्लियर हुआ। जैसे गोभी का ब्रेस्का ओलेरिया है, तो ब्रेस्का कैसी होगी, वंश हो गई, वंश, और ओलेरिया क्या हो गई, एक जाति हो गई इसकी। इसी प्रकार से तुम किसी का ले लो, जैसे मटर, मटर का क्या होगा, पाइसम सटाइवम, और पाइसम क्या हो गया, इसकी वंश हो गया, और सटाइवम क्या हो गया, जात हो गया। इसे किसी भी तुम वर्टिकल नेम ले सकते हो। समझ गए। आगे देखिए, द्विनाम पद्धति का आविष्कार सबसे पहले गेसवर्ड हॉविन एक वनस्पति विज्ञान शास्त्री थे। किसने किया था, लेकिन किंतु इसका लगभग 1000 बाद भली बात प्रयोग करने का कारण इसका श्रेय किसको दिया था, लिनियस को दिया था, कैरोलस लिनियस को दिया था। इसी कारण इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी के क्या कहा जाता है, पिता कहे जाते हैं। क्वेश्चन आएगा द्विनाम पद्धति के जनक कौन है, कैरोलस लिनियस है। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे कहा जाता है, कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। अच्छा, कैरोलस लिनियस की पुस्तक का नाम क्या था, सिस्टमेका नेचुरा, सिस्टमेका नेचुरा, उनकी बुक का बहुत ज्यादा क्वेश्चन है आता आपकी। इसकी उपयोगिता क्या क्या होती है। अतः विश्व भर में सभी जगह जीवों के नाम उनके वर्गीकरण को समझने तथा उनके एक रूपता में रखने के कारण यह सिद्ध हुई। समझ गए। थोड़ी सी 2 लाइन में लिख लोगे क्योंकि फिर आप इतना समझ सकते हो। अतः विश्व भर में सभी जगह जीवों के नामों और उनके वर्गीकरण को समझने तथा उनके एक रूपता का रखने में कारगर साबित हुई। ठीक, अगला देखिए। अब यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चालू हो गए। ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव सब क्वेश्चन इसमें है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्ग में अग्रपात, जो अग्रपात होते हैं वो पंखों में कौन से वर्ग के परिवर्तित होता है। क्वेश्चन आएगा कि वर्ग में अग्रपात जो पाए जाएंगे वो किसमें, पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं। वो किस वर्ग के जंतु है, निम्टोड वर्ग के जंतु है। अच्छा, खुला प्रसंस्करण तंत्र किसमें पाया जाता है, काकरोच में। किसमें पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, काकरोच में पाया जाता है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइलेरिया फीलगांव रोग के परजीवी का नाम वर्णन। तो नाम क्या, ब्यूचेरिया ब्रैकाप्टी होता है। क्या बोला, ब्यूचेरिया ब्रैकाप्टी, संघ निम्टोड वर्ग फास्मेडिया, संघ निम्टोड वर्ग फास्मेडिया होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवों की वर्गीकरण सबसे पहले क्या आई, हमारी जाति आई। जाति के बाद क्या है, वंश आया, वंश के बाद कुल आया, कुल के बाद गण आया, गण के बाद वर्ग आया, वर्ग के बाद संघ आया, संघ के बाद जगत आया। तो यहां से 2 क्वेश्चन बनाए गए। वर्गीकरण की मूल इकाई क्या कहलाती है हमारी, वर्गीकरण की मूल इकाई जाति कहलाती है। और सबसे छोटी इकाई भी जाति है, सबसे बड़ी इकाई जगत है। समझ गए। अगला है, उड़ने वाले स्तनधारी का नाम बताइए, चमगादड़ और टोरोपस। चमगादड़ का साइंटिफिक नेम क्या होता है, टोरोपस होता है। अगला, फीता कृमि का जंतु वैज्ञानिक नेम बताइए, टीनिया सोलियम होता है। फीता कृमि का जंतु वैज्ञानिक नाम टीनिया सोलियम होता है। ओके। सुसुधानी पाई जाती है, तो सुसुधानी किसमें पाई जाती है, कंगारुओं में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, कंगारू में पाई जाती है। दुग्ध ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं, तो दुग्ध ग्रंथियां संकार्डेटा वर्ग मेमेलिया में पाई जाती हैं। क्लियर हुआ। समुद्री घोड़े का साइंटिफिक नेम बताइए, तो हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस। क्या बोला, समुद्री घोड़े का साइंटिफिक नेम हिप्पोकैम्पस होता है। अच्छा, जात किसे कहते हैं, क्वेश्चन आ चुका, जात जातिव्रत। तो क्या होता है, जात
अंतः प्रजनन करने वाली समष्टियों के समूह को, इनब्रीडिंग करने वाली समष्टियों के प्रमुख समूह को हम लोग क्या कहते हैं, जाति कहलाते हैं। जाति वृत्त किसे कहते हैं? किसी जाति का जीवन इतिहास जाति वृत्त कहलाता है। किसी जाति का जीवन वृत्त इतिहास जाति वृत्त कहलाता है। प्रोटोजोआ में गमन किन किन अंगों के द्वारा होता है? कशाभिकाओं द्वारा, रोमाप द्वारा, कूटपाद द्वारा। आप लोगों को क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।